दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प लिमिटेड के बिजनेस के बारे में। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि 28% जीएसटी जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर, उसका इम्पैक्ट डेल्टा कॉर्प पे किस तरीके से पड़ने वाला है या पड़ रहा है। और उसके बाद अंत में हम लोग देखेंगे कि 16,822 करोड़ का जो एक जीएसटी इवेजन नोटिस डेल्टा कॉर्प को थमाया गया है, उससे कंपनी किस तरीके से डील करने का प्लान कर रही है। शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले समझ लेते हैं कि डेल्टा कॉर्प का बिजनेस क्या है। तो देखिए, डेल्टा कॉर्प मेनली गेमिंग एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से ताल्लुक रखती है। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस की बात करें तो डेल्टा कॉर्प के पास होटल्स हैं गोवा, सिक्किम एंड दमन के अंदर, जहां से कंपनी का मात्र 5% का रेवेन्यू आता है। सेकेंडली, डेल्टा कॉर्प ऑनलाइन गेमिंग में भी डील करती है, जो अड्डा 52 में पोकर और अड्डा 52 रमी के अंदर एक रमी प्लेटफॉर्म डेल्टा कॉर्प चलाती है, जो कि अगेन अपने क्षेत्र में मार्केट लीडर हैं। और यहां से कंपनी का लगभग 15% का रेवेन्यू आता है। जो सबसे बड़ा रेवेन्यू डेल्टा कॉर्प का जनरेट होता है वो उसके कसिनो बिजनेस से होता है। डेल्टा कॉर्प के कसिनोज गोवा में, सिक्किम में, दमन में और नेपाल में टोटल मिला के 8 कसिनोज डेल्टा कॉर्प ऑपरेट करती है। सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा जो कसिनो है वो गोवा के अंदर है। और डेल्टा कॉर्प फिलहाल 3000 करोड़ का एक कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करने का प्लान कर रही है, जहां पे गोवा के अंदर डेल्टा कॉर्प की कैपेसिटी 2.5x बढ़ जाएगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अभी फिलहाल हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से 28% का जीएसटी लगाया है, उसका इम्पैक्ट डेल्टा कॉर्प पे या गेमिंग इंडस्ट्री पे किस तरीके से पड़ने वाला है। सबसे पहले हमें ये जान लेना होगा कि अभी फिलहाल क्या टैक्सेशन सिस्टम है और कंपनी किस तरीके से जीएसटी पे करती है गवर्नमेंट को। मान लीजिए एक प्लेयर आए जिन्होंने 1000 रुपीज का बेट लगाया, साथ ही में दूसरे प्लेयर हैं सामने, उन्होंने भी 1000 रुपीज का बेट लगाया है। दोनों ही प्लेयर्स से कंपनी 15% के आसपास का एक प्लेटफॉर्म फी या फिर कसिनो का चार्जेस, कसिनो एंट्री फीस बोल के कंपनी चार्ज करेगी। तो 1000 रुपए में अगर हम 15% निकालते हैं तो 850 रुपए बचेंगे। और ये जो 15% कंपनी ने अपना कसिनो फीस चार्ज किया, उसके ऊपर 18% का जीएसटी अभी फिलहाल कंपनी को पे करना पड़ता है, जो कि लगभग 22.5 रुपए के आसपास निकल के आएगा। कुल मिलाकर अगर आप ये देखें, तो अगर कोई पर्सन 1000 रुपए का यहाँ पे दांव खेलता है, तो एक्चुअल में उसका जो बेट है वो घटकर 827 रुपए 50 पैसे हो जाएगा, क्योंकि बाकी की जो अमाउंट है 172 रुपीज 50 पैसे, वो यहाँ पे प्लेटफॉर्म फीस और जीएसटी के अंदर चली जाएगी। अब अगर ये पर्सन अपने पैसे को डबल करने में भी कामयाब रहता है, तो भी पर्सन के पास कुल मिलाकर 1655 रुपए यहाँ पे आएंगे, जहां पे 1000 रुपए उसने पहले पे किया हुआ था और बाकी का 655 रुपए इसके प्रॉफिट हो गए। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये जो 655 रुपए का प्रॉफिट या विनिंग हुआ है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट 30% का एक टीडीएस काटेगी और उसके बाद आपको बचे हुए पैसे मिलेंगे। अब 655 रुपीज के ऊपर अगर 30% का टीडीएस कटता है, तो लगभग लगभग 1450 450 रुपए कस्टमर के पास, क्लाइंट के पास बचेंगे। सो कुल मिलाकर 1000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद अगर उसके पैसे डबल भी हो रहे हैं, तो उसके पास मात्र 450 रुपए के आसपास कुछ बच रहा है, जो कि 45% के आसपास का रिटर्न हो गया। ये अभी तक फिलहाल चीजें चलती आ रही हैं। आने वाले समय में गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करना चाह रही है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब मान लीजिए फिर से ये दो प्लेयर कसिनो के अंदर आए गेम खेलने के लिए। यहाँ पे 1000 दोनों ने बेट किया। गवर्नमेंट का अब ये मानना है कि ये जो 1000 रुपीज दोनों प्लेयर्स ने बेट किया है, इस 1000 के ऊपर गवर्नमेंट 28% जीएसटी चार्ज करना चाहती है। यानी कि आपने बेट किया 1028%, वहां पे इमीडिएटली कट हो गए, यानी कि 720 रुपए बचे। 280 रुपए सीधा गवर्नमेंट के पास टैक्स चला गया। इसके बाद कसिनो चार्जेस, जो कसिनो अपने लिए अपना ऑपरेटिंग चार्जेस जो चार्ज करता है, वो अगर 15% है, तो यहाँ पे अगेन 15% अगर निकल जाएंगे तो लगभग 108 रुपए यहाँ पे निकल जाएंगे। तो अंत में प्लेयर का जो बेट था 1000 रुपए का, वो गिरकर केवल 610 रुपए के आसपास बचेगा। अब इस 610 रुपए को अगर एक प्लेयर डबल भी कर लेता है, तो भी वो ज्यादा से ज्यादा 1220 रुपए कमा पाएगा। और अगेन ये 220 रुपए जो है इसके ऊपर टीडीएस लगेगा, और ये गिर के इतना कम हो जाएगा कि एक प्लेयर का रिटर्न यहाँ पे मात्र 10 से 12% का बच जाएगा।
तो यहाँ पे इस इंडस्ट्री को प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर किसी प्लेयर को यहाँ पे रिटर्न दिखाई नहीं देगा, प्रॉफिट दिखाई नहीं देगा, तो वो यहाँ पे जुआ खेलने आएगा क्यों, कसिनो में पार्टिसिपेट करेगा क्यों। इस वजह से पूरी की पूरी गेमिंग इंडस्ट्री यहाँ पे खराब हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। अब अगर हम बात करें गवर्नमेंट के करंट में जो 16,822 करोड़ का टैक्स इवेशन का नोटिस भेजा गया है, वो किस बिना पे कंपनी को दिया गया है। तो अभी फिलहाल जो भी जीएसटी मैंने आपको बताया कि प्लेटफॉर्म फी के ऊपर चार्ज किया जाता था, जो कि कंपनी ने प्रॉपर तरीके से पे किया है। लेकिन गवर्नमेंट ने जब जुलाई मंथ में ये अनाउंस किया था कि वो लोग 28% जीएसटी टोटल बेटिंग वैल्यू, यानी कि जितने का आप बेट लगा रहे हो 1,000 रुपए का, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। उस समय गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला था कि ये जो जीएसटी है वो रेट्रोस्पेक्टिव वे में चार्ज किया जाएगा, यानी कि आज से पहले भी 5 साल 4 साल पहले का भी जो आपका टोटल ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर भी हम चार्ज करेंगे। कहा यह गया था उस समय कि अक्टूबर महीने से ये नया जीएसटी लागू होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट ने अब किया ये है कि वो पिछले 5 साल का रेट्रोस्पेक्टिव जीएसटी, यानी कि 2017 से लेके 2022 तक का जीएसटी यहाँ पे कंपनी से डिमांड कर रहे हैं, जो कि अभी क्रॉस बेटिंग वैल्यू के ऊपर उन्होंने निकाला हुआ है। यानी कि आप सोचिए, डेल्टा कॉर्प का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी 3,800 करोड़ है, और उसके ऊपर जीएसटी का क्लेम लगाया गया है 16,800 करोड़ का। कंपनी अगर अपने आप को बेच भी दे तो भी वो ये जीएसटी पे नहीं कर सकती है। इसके पीछे गवर्नमेंट की मंशा क्या है ये तो समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये सिर्फ डेल्टा कॉर्प के साथ नहीं है, बहुत सारी अदर कंपनीज के साथ भी ऐसा हुआ है। ड्रीम इलेवन का आप सभी ने नाम सुना होगा, फैंटेसी लीग में एक मार्केट लीडर है। ड्रीम इलेवन को भी 25,000 करोड़ का एक जीएसटी का नोटिस भेजा गया है। साथ ही साथ अभी कुछ महीनों पहले गेम्स क्राफ्ट को, जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड फैंटेसी गेम स्टार्टअप था, उसको 21,000 करोड़ का जीएसटी नोटिस सेम ग्राउंड्स पे भेजा गया था। तो इस पर्टिकुलर कंपनी ने, गेम क्राफ्ट ने, बेंगलोर में कर्नाटका हाई कोर्ट में अपील की, जिसके बाद कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस जीएसटी नोटिस के ऊपर रोक लगा दी है, और अभी ये फिलहाल मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि डेल्टा कॉर्प आगे किस तरीके से यहाँ पे कदम उठा सकता है। तो देखिए, एक बात तो यहाँ पे निश्चित है कि यहाँ पे चाहे जीएसटी बढ़े या फिर जीएसटी जितनी है उतनी रहे, डेल्टा कॉर्प एज अ कंपनी को उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस आप कंपनी से रेट्रोस्पेक्टिव वे में जाके जीएसटी डिमांड करते रहे। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। अगर कंपनी को अभी आप बोलोगे कि आपको 16,000 करोड़ का जीएसटी पे करना है, तो वहां पे जाहिर सी बात है कंपनी के पास उतने पैसे हैं नहीं, कंपनी उसको पे कर नहीं पाएगी। और कंपनी का कहना है कि ये इलीगल वे में इस जीएसटी को अभी क्लेम किया जा रहा है, जिसके वो कोर्ट में जाके अप्रोच करेंगे। क्योंकि कंपनी ने, गवर्नमेंट ने पहले बताया नहीं था कि 28% जीएसटी टोटल बेटिंग वैल्यू के ऊपर देना पड़ेगा, अदरवाइज कंपनी कस्टमर से भी चार्ज करती और वो आगे पे भी करती। अब क्योंकि कस्टमर तो अपना खेल के जा चुके हैं, उनके अब कंपनी जाके चार्ज कर नहीं सकती, तो अब ये पूरा का पूरा एक बर्डन कंपनी के ऊपर आ गया है, जो कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है पे ऑफ करना। तो अब यहाँ पे आप ये समझिए कि अगर हम रेट्रोस्पेक्टिव वे को छोड़ देते हैं, तो जितने भी लोग डेल्टा कॉर्प के अंदर जाते हैं, डेल्टा कॉर्प के क्लाइंट होते हैं, वो दो कैटेगरी में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले कैटेगरी में वो होते हैं जो वहां पे पैसों के लिए जाते हैं, पैसे खेलने, पैसे जीतने जाते हैं। वो अडिक्टेड लोग होते हैं, उन्हें ये प्रोबेबिलिटी और जीतने हारने का क्या चांसेस है वो समझ नहीं आता, प्लेटफॉर्म फीस उनको उतनी समझ में नहीं आती है। वो सिंपली ये देखते हैं कि मेरे को आज 10 लाख रुपए लगाने हैं और डे एंड में मेरे को 1 करोड़ रुपए लेके जाने हैं। जी हाँ, जब आप कभी भी किसी कसिनो में जाओगे, अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो वहां पे वन 1:1, यानी कि पैसे डबल की बात जो होती है वो एकदम लोएस्ट लेवल पे होती है। जनरली वहां पे 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना के ऊपर बेट लगाए जाते हैं। तो ये बेट क्योंकि इतने बड़े होते हैं, और हम लोग जो एग्जांपल लिए उसमें हम डबल की बात कर रहे हैं, तो आपको भले प्रॉफिट बहुत कम दिख रहा हो, लेकिन जब हम 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना की तरफ जाएंगे तो वो प्रॉफिट बहुत ज्यादा बड़ा होगा। और ये जो एडिक्टेड क्राउड है उनको इस पर्टिकुलर चेंजेस से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और जो दूसरा कैटेगरी है जो डेल्टा कॉर्प का कस्टमर बेस है, वो है ट्रेवलर्स एंड टूरिस्ट। जितने भी लोग गोवा में, सिक्किम में या दमन में टूरिज्म के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, वो कसिनो में जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, न कि पैसा
कमाने के लिए या पैसा जीतने के लिए। उनका मोटो रहता है जाके एक बार कसिनो के अंदर एक्सपीरियंस करना है, कसिनो होता कैसा है, क्योंकि इंडिया के अंदर कसिनो का जो मामला है, कसिनो के जो लॉज हैं वो स्टेट मैनेज करता है, और हर स्टेट के पास कसिनो चलाने की परमिशन हर स्टेट ने दी हुई नहीं है। इसलिए इंडिया के अंदर टोटल 3-4 स्टेट ही ऐसे हैं जिसके अंदर कसिनो ऑपरेट किया जाता है। आपको मेजर सिटीज में नॉर्मली कसिनोज नहीं मिलेंगे। तो जो लोग वहां पे घूमने जाते हैं वो कसिनोज के अंदर मेनली फॉर द एक्सपीरियंस एंड एंटरटेनमेंट पर्पस जाते हैं, तो उनको इससे बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यही कारण था कि जब ये अनाउंसमेंट हुआ था जुलाई में, तो डेल्टा कॉर्प का स्टॉक वहां से 20% टूटकर 180 के आसपास आके ट्रेड करने लगा था, लेकिन वहां से फिर आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते वापस से डेल्टा कॉर्प ने 210 के लेवल को क्रॉस कर लिया था। अभी अब ये नोटिस आने के बाद फिर से एक दिन में स्टॉक 20-25% टूट चुका है, और अभी अब कंपनी ने 140 का एक लो लगा लिया है, जो कि 52 वीक्स लो भी है। आने वाले समय में अब डेल्टा कॉर्प में क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से जैसा मैंने आपको अभी समझाया है कि डेल्टा कॉर्प का जो क्राउड है, जो टारगेट ऑडियंस है, वो यहाँ पे डेल्टा कॉर्प के बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने नहीं देगा। और सेकेंडली, डेल्टा कॉर्प के पास एक हॉस्पिटैलिटी बिजनेस का बैकअप भी है, तो डेल्टा कॉर्प यहाँ पे उससे काफी अच्छे से डील कर सकती है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि जितने छोटे प्लेयर्स है, ये तो डेल्टा कॉर्प मान लीजिए मार्केट लीडर है, अगर डेल्टा कॉर्प का ये हाल है, मार्केट लीडर का ये हाल है, तो छोटे प्लेयर्स का हाल और कितना बेहाल होगा आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर एक्शन की वजह से यहाँ पे जितने छोटे कस्टमर, जितने छोटे प्लेयर्स है, जो छोटे कॉम्पिटिटर्स हैं डेल्टा कॉर्प के, उनको यहाँ पे मार्केट से एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जिस तरीके से जियो के आने के बाद बहुत सारे टेलीकॉम ऑपरेटर, छोटे छोटे ऑपरेटर्स आइदर मार्केट से चले गए या फिर उन्होंने अपने बिजनेस को मर्ज कर दिया, तो बाकी के जो छोटे कसिनोज हैं उनको भी सेम स्थिति में आना पड़ेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप क्वार्टर वाइज का रिजल्ट देखो, प्रीवियस क्वार्टर का अगर आप डेटा देखोगे, तो एफआईआईज एंड डीआईआईज दोनों ने डेल्टा कॉर्प के ऊपर अपना स्टेक बढ़ाया है, और कंसिडरेबल अमाउंट से स्टेक बढ़ाया हुआ है। तो इसका मतलब बहुत ही साफ है कि बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो अभी भी डेल्टा कॉर्प को बैक कर रहे हैं, अभी भी उनका डेल्टा कॉर्प के ऊपर यकीन बना हुआ है कि कंपनी आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन जो स्टॉक इन्होंने खरीदा है, स्टेक जो बढ़ाया है, वो माइनस किससे हुआ है? वो पब्लिक से माइनस हुआ है। यानी कि प्रोमोटर के पास अभी भी 38.3% के आसपास का हिस्सा है, पब्लिक से उन्होंने, एफआईआईज एंड डीआईआईज ने यहाँ पे स्टेक खरीदा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ दिग्गज इन्वेस्टर्स के भी अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट हैं डेल्टा कॉर्प के अंदर, जिसमें से एक नाम है राकेश झुनझुनवाला जी का, जिन्होंने अपने स्टेक को कुछ महीनों पहले कम जरूर किया था, लेकिन ये सारी चीजें जब डिस्कशन में आई हैं उसके बाद से उन्होंने अपना स्टेक डेल्टा कॉर्प के अंदर ट्रिम नहीं किया है। उनका जो कंटिन्यू जितना पैसा लगा हुआ था, अभी भी उतने ही पैसे लगे हुए हैं। मुकुल अग्रवाल का भी डेल्टा कॉर्प के अंदर 1% से ज्यादा का स्टेक है, और उन्होंने अभी तक कोई शेयर सेल नहीं किया है। आशीष कचोलिया ने हाल ही में 0.56% शेयर डेल्टा कॉर्प के सेल जरूर किए हैं, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो या फिर क्वांट म्यूचुअल फंड हो, दोनों के ही डेल्टा कॉर्प के अंदर अच्छे खासे स्टेक हैं और वो कंटिन्यू कर रहे हैं। उन्होंने भी अभी तक कुछ भी यहाँ पे बिकवाली नहीं की है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये रेगुलेटरी इश्यूज जो होते हैं, वो आस्ते आस्ते करके आने वाले समय में लोग उससे एक्विंटेड हो ही जाएंगे। ठीक उसी तरह जिस तरीके से सिगरेट और अल्कोहल के ऊपर टैक्सेस बढ़ते जाता है, लेकिन फिर भी वहां से रेवेन्यू कम नहीं होता, बिकॉज जिसको स्मोक करना है वो स्मोक करेगा, जिसको अल्कोहल कंज्यूम करना है वो अल्कोहल कंज्यूम करेगा। परसेंट यहाँ पे टैक्स बढ़ जाने से या इसका कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाने से बहुत ज्यादा फर्क उनको पड़ता नहीं है। ठीक उसी तरीके से जिसको यहाँ पे बेटिंग करनी है, जिसको कसिनो में जाना है, वो कसिनो में जाएंगे। वो एडिक्टेड लोग होते हैं, उनको यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म फीस से और इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज ये 1-to-1 कॉन्टेस्ट नहीं होते हैं, ये बड़े कॉन्टेस्ट भी होते हैं, जहां पे ओवरऑल अगर आप उनका प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे, प्रैक्टिकली अगर आप सोचोगे, तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। और ये जो पूरा का पूरा स्टोरी चल रही है, टैक्स नोटिसेस जो बेटे भेजे जा रहे हैं, गवर्नमेंट को भी पता है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक कंपनी अगर 3,500 करोड़ का मार्केट कैप रखती है, तो उसको अगर आप 16,500 17,000 रुपए उससे डिमांड करोगे, तो वो कंपनी कहाँ से देगी? वो कंपनी अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करके बाहर हो जाएगी बिजनेस से। सो बेसिकली आपको क्या तो बिजनेस को, गेमिंग इंडस्ट्री को पूरा का पूरा मारना है, खत्म कर देना है, या नहीं तो यहाँ पे कोई एक बड़ा खेल चल रहा है, किसी बड़े ऑपरेटर
कॉम्पिटिटर या किसी बड़े बिजनेस को यहाँ पे फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि दाम यहाँ पे शेयर का गिरेगा, लोग एक्यूमुलेट करेंगे एंड उसके बाद एक मीटिंग होगी, एक अनाउंसमेंट होगा जिसमें गवर्नमेंट अपने सारे डिसीजंस को रोल बैक कर लेगी और अचानक से आपको डेल्टा कॉर्प या बाकी की गेमिंग कंपनीज में 3-4 दिन 5 दिन लगातार अपर सर्किट आता हुआ दिख सकता है। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप यहाँ पे क्या करें? सबसे पहले अगर आपका डेल्टा कॉर्प के अंदर कुछ भी स्टेक है तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ज्यादा लॉस यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, 15 से 20% के आसपास का लॉस दिख रहा होगा। और अगर ये पर्टिकुलर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके टोटल पोर्टफोलियो के 2% से नीचे का है तो यहाँ पे आप अपना स्टेक थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। 135 से 140 के बीच में आप डेल्टा कॉर्प के अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में मेरा ये मानना है कि ये कंपनी बढ़ेगी। इंडिया में कसिनोज आएंगे, कसिनोज यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, ऐसा नहीं है कि कसिनो बंद हो जाएगा। बिकॉज कसिनो इंडिया में माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी रखते हैं। महाभारत में भी आपने देखा होगा किस तरीके से जुआ खेला गया था, जुआ का जिक्र यहाँ पे बाकी वेदों पुराणों में भी किया गया है। तो यहाँ पे कसिनो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा ये नहीं पॉसिबल है। और टूरिज्म के लिए ये एक ऐसी चीज है जो यहाँ पे इंडिया को वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अलाइन करती है, तो पूरी तरीके से इसका बंद हो जाना भी पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशन थोड़ी सी बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने डेल्टा कॉर्प में कोई पोजीशन बिल्ड नहीं की है, आप अभी तक डेल्टा कॉर्प के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करके बैठे हो, इन दैट केस मैं आपको यही सलाह दूंगा कि थोड़ा दिन इससे आप दूर रहिए, गवर्नमेंट का कुछ एक डिसीजन आना दीजिए, उसके बाद आप इसके अंदर फ्रेश एंट्री बनाइएगा। अभी आप फिलहाल इसके अंदर फ्रेश एंट्री मत बनाइए। आई होप दोस्तों आपको ये पूरी एनालिसिस समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। कुछ भी अगर इसके अंदर आपका डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, हम डेफिनेटली उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो पे एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।